This is me, Rajesh Dixit from Vector UP. I'm going to teach you mathematics. So all the students who appeared these classes and are learning this video, so please pay attention to what I do. Today I'm going to prepare the 13th video of our coordinated geometry, and the running exercise is 6.4. Everybody knows very well. So I would request to everybody, I'm going to revise this topic from starting with, so you can clarify and going to proceed from the next question. Come on. My dear student, when the two lines is intersected in a one point to make a quadrant, जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो चतुर्थांश बनाती है। इन चतुर्थांश को प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको प्रथम कहते हैं, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थ। चतुर्थांश माने क्या रहता है? चौथा अंश। चतुर्थ माने चौथा, चार अंश, चार हिस्से में दिया गया अंश को कहते हैं चतुर्थांश। माय डियर स्टूडेंट, पढ़ी हुई रेखा को एस और एस डैश और खड़ी हुई रेखा को वाई डैश कहा जाता है। वाई हमेशा एक्स और वाई आपका घोतक होता है धनात्मक मानों के लिए, और एस डैश वाई डैश घोतक होते हैं ऋणात्मक मानों के लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे धनात्मक मान कहलाते हैं। डैश मीन्स ऋणात्मक मान लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 क्रमशः माइनस के मान कहलाते हैं, और यहाँ पे कहलाते हैं 1 2 3। इसी प्रकार ये माइनस के मान होते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वाई के, और ये प्लस के मान होते हैं। एक बात ध्यान रख लें, आप लोग तो खड़ी भुजा को भुज कहते हैं, सॉरी जो पड़ी भुजा होती है। अंग्रेजी में अगर आपने बात की होगी कभी भी, आपने इसी बात की होगी, वो की होगी आपके कंप्यूटर सेक्शन में गए होंगे, तो आपने लाइन और कॉलम की बात करते हैं। तो जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्स अक्ष, ऐसा मान के चलिए। और जो कॉलम खड़ी रहते हैं, पिलर वगैरह खड़ी होती है किसी बिल्डिंग की, तो उन्हें हम कहते हैं वाई अक्ष, स्तंभ और पंक्ति। अब आइए आपको बात करते हैं, जब भी किसी भी चीज़ का नामकरण करते हैं तो निर्देशांक बिंदु क्या कहलाता है? किसी भी अक्ष, आपके कई अनंत अक्ष हो गया, लाइन जो मैंने बता दी अनंत का होता है, अनंत तक जाने वाले मान जो कहलाते हैं एक्स और वाई अक्ष, माने खड़ी रेखा के और पड़ी रेखा के किसी भी एक बिंदु को अगर हम अंकित करते हैं तो उस बिंदु की एक्स अक्ष में कहाँ पर जाएगा और वाई अक्ष में कहाँ जाएगा, यह उसका एड्रेस कहलाता है। एड्रेस माने पता कहलाता है। इसे हम कहते हैं निर्देशांक, निर्देशित करना उसके अंक के द्वारा। अंक माने होता नंबर, नंबर माने होता मान, मानों के द्वारा ऐसे मान जो एक्स अक्ष की ओर और वाई अक्ष की ओर होता होते तो उनको एक्स वाई की ओर निर्देशित करने वाले बिंदु को हम लोग एक्स वाई कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक में मेरे बच्चे पहले जाएंगे, अगर आपने पता देखा होगा तो पहले लिखा जाता है आपका नाम, आपके पिता का नाम लिखा जाता है, पता एड्रेस लिखा होगा। फिर लिखा जाता है आपका स्थान, कौन सा स्थान है जहाँ आप रहते हैं, मकान नंबर वगैरह मिला होता है। फिर किसी के नज़दीक है, नज़दीक माने किस स्थान के नज़दीक आप रहते हैं वो लिखा जाता है। फिर मोहल्ला भी आता है। मोहल्ला के बाद अगर आप बात करते हैं तो ग्राम और जिला, प्रदेश और एक पिन नंबर, इस तरह से आपका एड्रेस बनता है। उसी प्रकार से किसी भी बिंदु का एड्रेस कैसे बनता है? उस बिंदु के एड्रेसिंग करने के लिए पहले वैल्यू होती है एक्स, दूसरा वाई। मैंने कहा 3,4, अब मुझे किसी को पता नहीं होगा कि भाई 3x है कि 4 है, ये बिंदु कहाँ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बिंदु 3,4 होगा। और सपोज दैट यहाँ पर यह बिंदु होना चाहिए, इस जगह पर यह बिंदु मिलेगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बिंदु आ रखा है, इस बिंदु की वैल्यू क्या होगी, इस बिंदु में देखा ये पाया कि एक्स की वैल्यू ये -3 और वाई की वैल्यू कितनी -4। इस तरह से इसे कहते हैं एडिशन करना या उसको निर्देशित करना। ऐसे अंक जिससे निर्देशित किया जाता है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। अब आपकी बात आई कि जब आपका चतुर्थांश बन गया, चतुर्थांश में बनने के बाद मान का हमें आ गया, हमारा एडिशन हो गया कि एक्स वाई कहलाता है। अब बड़ा टॉपिक जो होता है वह क्या होता है कि अगर दो बिंदु हैं, एम आई राइट, इसमें से किसी भी एक्स की वैल्यू समान हो या वाई की वैल्यू समान हो, दो निर्देशक बिंदु जिनमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दो वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू समान हो, तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स की
वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, y की 10 है। हमारे राइट, ये बिंदु को मैंने कहा a, दूसरे बिंदु को कहा b। तो ऐसे स्थिति में बड़े से छोटे को घटाने पर 10 में से हम 3 घटाएंगे, बचेगा 7। इसकी दूरी 7 मात्रा व्याप्त इकाई होगी। तो दोबारा समझ लें क्या, अगर आपके दो निर्देशांक जिसमें से प्रत्येक में से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू समान है, या तो x की वैल्यू समान है, दूसरा आप ले लीजिए, जैसे मैंने कहा -3, 4 और 10, 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने पहले वाले में देखा, पहले वाले में x की वैल्यू आपकी समान थी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले में देख रहे हैं आपकी y की वैल्यू समान है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, हम अगर दोनों में से दो बिंदु के जोड़ा में से किसी भी एक बिंदु के दो जोड़ा यानी कपल यानी एक जोड़ा में से अगर x की वैल्यू समान है या y की वैल्यू समान है, तो ऐसे स्थिति में हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप दो देख रहे हैं, हम दो समान है, यहाँ 3 से 10 में आपकी बीच की दूरी कितनी है, 10 में से 3 घटा दिया, आपकी वैल्यू 7 में। यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 समान है। अब आपको क्या क्या बड़ा क्या है 10 में से घटाना है -3, माइनस क्या हो जाएगा बेटा +3, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि 10 साइड गया और 3 साइड गया, आपकी एक से दूसरी दूरी कितनी है 13। ये बात जान लीजिए, अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु है, निर्देशांक अगर हम बात करते हैं, अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो इसकी x में अगर मान लो 2 पे रखा है, x की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन y में इसकी और सामने देखा जाए y की वैल्यू होगी, तो सामने y वैल्यू होगी 0। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें, इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, मैं आप चाहता हूँ थोड़ा सा आपको रिवाइज करना। रिवाइज करने से क्या होगा, आपके दिमाग में जो भी चीज़ के डाउटफुल चल रहा होगा, वो डाउटफुल क्या होगा पूरी तरह से निस्तारण हो चुका होगा। जैसे मैं बताऊँ, तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अक्ष है, अक्ष जैसे बहुत बारीक से देखिएगा माय डियर फ्रेंड, दिस वन इज 1 2 and 3, -1 -2 -1 2 3, -1 -2 एक बिंदु में बताना बोला, इस बिंदु जहाँ पर x y दोनों जुड़ जाते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। ऐसे बिंदु जहाँ पर x y दोनों आपस में छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर इस बिंदु के बारे में बताइए बिंदु क्या है, तो आप क्या देखेंगे, पहले x पर नजर मारेंगे, x पर 2 है, y पर 1 क्या करेंगे 2 कॉमा, स्पष्ट है 2 कॉमा 1 करेंगे। अब बात आती है अगर कोई बिंदु यहाँ पे 2 पर है तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट पहले नाम रखना है 2x का, तो x का चेक कर दिया 2, y का हमने यहाँ पे देखा तो y का यहाँ पे ना 1 पे था ना माइनस पे था 0 पे था, तो ऐसे स्थिति में 0 आ गया। हमने कहा यहाँ पर कोई बिंदु है इसके बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर x का 3 हो गया, तो y के पास पहुँचा तो यहाँ पे 0 हो गया। हम कहेंगे इस बिंदु के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर x में तो -2 दिख रहा आपको, फिर y पे क्या 0। इसका मतलब क्या है, अगर ये यहाँ पे n पर गया तो n पर बिंदु है अनंत तक गया, इसको कहा हमने n, अनंत तक जाने वाले n का निर्देशांक क्या होगा, x का बिंदु तो n होगा, लेकिन y का बिंदु क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक सूत्र पैदा हो गया, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। उसी प्रकार से आप अगर चेक करके देखें कि अगर हम 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो पहले आएगा 0, अब देखना y का, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो वैल्यू n है, तो यहाँ पे क्या होगा x का मान तो 0 होगा, लेकिन y का क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये 2 टॉपिक आपको मिल गए, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये आपको मैं पहले बता दूँ, मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ मिस हो गई, आपने कहा भाई 12-13 वीडियो हो गए, कोई पीछे देखें चला गया पिक्चर के बाद, तो मैं आज आपको रिवाइज करके बताना चाहता हूँ कि आखिर आप समझ सकें कि कोई भी वैल्यू के लिए किस तरह से डिफाइन किया गया। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री नाउ कंप्यूटर। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे अब एक बात आती है कि समांतर रेखा होती कैसे। अगर मान लो मैं y के अक्ष के समांतर एक 2 से मैं एक रेखा खींची, देखिए यहाँ पे x अक्ष पे है, y अक्ष के समांतर मैंने 2 से एक रेखा
एक्स का 2 है। आइए से बात करते हैं, यहाँ पे निर्देशांक चेक करेंगे, पहले एक्स का -2 होगा, वाई का क्या होगा 0। यहाँ पे बात करते हैं एक्स का मान क्या होगा -2 होगा, वाई का क्या होगा -2। यहाँ पे बात करते हैं एक्स का क्या होगा, साइड देखिए -2 होगा, वाई का मान क्या होगा 2। अगर यहाँ अनंत होगा तो अनंत में क्या होगा, एक्स का मान -2 होगा और वाई का क्या होगा n। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें एक्स का मान कितना होगा, इस साइड देखेंगे तो -2 होगा और वाई का -3 होगा। आप अगर अनंत की बात करेंगे तो अनंत में देखेंगे तो पहले एक्स का मान लिखा जाएगा, तो एक्स का -2 होगा और वाई का क्या होगा -n। मतलब आप क्या देख रहे हैं, सब में कॉमन चीज निकल के आ रही है कि अगर कोई भी रेखा बाई अक्ष के समांतर है, अगर कोई भी रेखा बाई अक्ष के समांतर है तो उसका एक्स का मान एक ही होता है, जो किसी भी बिंदु से। अगर मैं आपको एक इमेजिन करके बता दूँ, एक छोटी लेके बात बता दूँ, यहाँ भी आ रहा है, अगर एक बिंदु है 3, 4 तो हम कह रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर चूंकि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए होगा, रेखा का समीकरण अगर मानेंगे, रेखा का समीकरण अगर हम बात करेंगे, इसका मान होगा y बराबर 4 और y अक्ष के समांतर x का होगा x बराबर। तो आप देखेंगे x अक्ष के जो समांतर y अक्ष के जो समांतर होगी उसमें हमेशा x का मान एक ही रहता है, लेकिन y के मान बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भी रेखा हमारी x अक्ष के समांतर रहेगी तो उसमें y का मान एक ही रहेगा, x का मान बदलता रहेगा। तो ये भी बिंदु वैसे IQ के लिए, इंटेलिजेंस क्यूरियस के लिए आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक से इसका कोई नहीं, क्योंकि यह सरल रेखा में आता था। सरल रेखा चूँकि समाप्त हो चुकी है, आज से 2 साल पहले जब NCERT पैटर्न का बोर्ड लागू होगा तो समय उसको समाप्त कर दिया होगा। तो आपको एक समझदारी आ रही, तो समझदारी के बाद बिंदु प्राप्त हो गए। अब अगर आप चलते हैं कि अगर आपने बताया कि सर 2 बिंदुओं के बीच में आपने बताया दूरी क्या होती है जब x अक्ष और y अक्ष क्या हो, आपके समान हो, मतलब x अक्ष y अक्ष समान हो, तो दूसरे अक्ष में से x घटा करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सर अगर कोई बिंदु ऐसा होता है, कैसे -1 -2 -2 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ की कापी होती है, कापी में बहुत सारी ऐसी लाइन होती है, मैं लाइन कहलाती, फिर इसके बाद मोटी मोटी लाइन होती है, एक एक खंड बन जाते हैं, एक एक खंड के अंदर फिर होती है ये ऐसी लाइन होती है, फिर इसके अंदर बहुत छोटी छोटी लाइन होती है। इस तरह आपने देखा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक खंड मतलब मैं एक बहुत बड़ा खंड दिख रहा है, मैं जूम करके बता रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखेंगे तो एक खंड वाली एक खंड की जो लाइन होती है वह बताती है क्या उसको। हाँ, दिस इज़ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ग्राफ। आप लोगों को जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या ग्राफ है, आपको दिख रही है ये वाली पहली वाली लाइन जो मोटी वाली दिखाई दे रही, ये मैंने मान रखे हैं, ये अक्ष हैं। चूँकि आपको एक एक्स अक्ष कहलाता है, मैंने इसको 2 चर वाले रेखे समीकरण से लेके चले, ये एक्स अक्ष का दिखाई दे रहा, ये वाला एक्स अक्ष एक्स डैश है, ये माइनस की वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक दिया गया है, और यहाँ 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पे देखेंगे तो आप पहुँचेंगे तो यहाँ से लेकर के आपको 9 तक दिख रखी वैल्यू, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस की दिख रखी है अनंत तक। मैं इसमें एक छोटा सा एक हाईलाइट करके ला रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 बाई 1 सेंटीमीटर का, एम आई राइट? दिख रहा ना बारीक से, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ठीक। तो 1 बाई 1 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं, एक पूरा कॉलम जो दिखाई दे रहा है वो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें आप देख रहे हैं मैंने डॉट लाइन लिखी, वो आपकी होती है 0.5 की। इसके अंदर भी आप देखेंगे कुछ लाइन बहुत छोटी बारीक सी लाइन चल रही है, जो बारीक सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है बेटा, वह वास्तवता में क्या होती है, ये नोटिस कर लीजिएगा, वह 1 मिलीमीटर की लाइनें होती हैं। इस तरह से ये हमारा ग्राफ जो होता है बन के तैयार होता है। ये जहाँ पर हमने 0 लिख रखा है, ये बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अब इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे लिखा भी रखा है पहली वाली लाइन में, देखिए इसको अगर आप मानना चाहें तो पहले 1 मान सकते हैं, अगर आपको लगता है ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो 1 की हम एक नहीं, हमें बहुत बड़ा करना है, 2 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 10 20 50 100 200। आप होता जो नोट्स होते, नोट्स माने रुपया आपने देखा होगा, 1 का रुपया होता, 2 का होता, 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 5 का होगा। तो जो रुपया माने जाते हैं उसी रुपया के हिसाब से अगर आपका लगता है कि ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है तो आप रुपया के हिसाब से मान सकते हैं 1 से लेकर के। तो वैसे मैं औसतन में आपको बता दूं, औसतन हम लोग इसको क्या करते हैं, औसतन जो हम बात करते हैं तो हम उसको लेके बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि भाई उसको
1 2 3 4 5 मान सकते हैं, एक ही मान के चलते पैमाना। ऊपर सबसे पहले टॉप में पैमाना दिखा जाता है। पैमाना माना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई या मात्रक और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको कौन सा समीकरण दिख रहा होगा? ये युगपत 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इस रैखिक समीकरण के मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला है। प्रतिच्छेद बिंदु 2 और 5 इसका हल आ रहा होगा, जो लिखा होगा नीचे x बराबर 5 y बराबर 2, जिसका हल कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्ष क्या होते हैं x y के, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। y का ऊपर अक्ष होता है वो प्लस का होता है, जिसे हम कहते हैं कोटि। नीचे जो कहलाता है उसे हम कहते हैं कोटि बाई डैश। तो नीचे की वैल्यू माइनस की होती है, ऊपर की वैल्यू प्लस की होती है। और आपका जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो वो बारीक से जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, वो बारीक से लाइन एक्चुअल क्या है, वो 1 मिलीमीटर की है। और जो आपकी लाइन किसकी है, वो आपकी छोटी दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं? बारीक से आप देख पा रहे होंगे। आपको हमारी 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। छोटी वाली लाइन है 0.1 mm की है, और बीच में लाइन पड़ी डॉट डॉट है, वो है आपकी 5 गिनती पे पड़ी होगी, आप गिनते गिन लें। तो ये ग्राफ आपको मिलता है ताकि आपको ज्ञात हो सके। तो 1/1 कॉलम जितने भी होते हैं वो 1/1 कॉलम कहलाता है 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माने 1/1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कहलाता है। इस तरह इसको कहते हैं ग्राफ की डिजाइनिंग। ओके, आप अंडरस्टूड हो चुके होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे डिजाइन होता है, अभी मैंने आपको इसी पे प्रस्तुत किया कि ग्राफ कैसे होता है। आपकी एक्स अक्ष के कहलाते, वाई अक्ष के कहलाते। एक कॉलम की बात करें तो पूरा कॉलम 1 सेंटीमीटर का होता है। इसमें आप देखेंगे बीच में जो लाइन होगी वो आपकी आधी होगी, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। और इसके बाद छोटी छोटी जो लाइन होती है वो 1/1 मिलीमीटर का एक होता है, जैसा मैं अभी यहाँ आपको बता चुका हूँ ग्राफ के माध्यम से। और जब भी ग्राफ पे आप मानेंगे कोई भी लाइन पे, या तो 1 2 3 4 मानेंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि बड़ा ग्राफ बहुत ज़्यादा हमारा लेंथ है, उसको हमें बहुत ज़्यादा पास में लाना, तो क्या मानेंगे 2 4 6 8 2 4 6। अगर आपको लगता है तो 3 4 ही मानेंगे। 1 2 के बाद नोट्स की आप याद रखिए, पैसों की जो मात्रा होती है किस रूप में छपती है उसी को लेकर चलिए। फिर मानेंगे 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 इस तरह से आवश्यकता अनुसार। अगर आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा, ग्राफ की साइज तो सेम होती है, सेम कहते हैं रेंज माने एक मापन, लेकिन मान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 200 500 1000 वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत बड़े बड़े ग्राफ को बहुत ज़्यादा जब लाया जाता है तो वो मान की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। लेकिन मान की संख्या जैसे मैंने बताया 1 2 5 10 20 50 100 200 इनके गुणांक में ही होते हैं, इन्हीं को लेकर माना जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, मैंने बिंदु निर्देशित किया, पहले एस का मान लिखा जाएगा -3, वाई का मान लिखा जाएगा 4। एक बिंदु मैंने यहाँ मान लिया। आइए देखते हैं, पहले मान लिखा जाएगा एक्स पर, एक्स का है 2 और वाई का मान लिखा है आपका -2। तो इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है? अभी तक तो आपका क्या था, आपने देखा कि माइनस का एक्स का 3 था, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। एक चीज़ के पहले और मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं उसको सिर्फ कर गया, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके प्रत्येक चतुर्थांश में एक्स और वाई के मान किस तरह से। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहा गया है। पहले एक्स का मान ध्यान रखेंगे तो एक्स का मान का वैल्यू प्लस की, यहाँ भी प्लस की, दोनों मान की वैल्यू प्लस की होती है। यहाँ पे बात करें तो एक्स के मान की वैल्यू माइनस की और वाई के मान की वैल्यू प्लस की होती है। उसी प्रकार से यहाँ बात करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है माइनस में और वाई की वैल्यू क्या है माइनस में, दोनों मान क्या है आते हैं माइनस में। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी प्लस और वाई की वैल्यू होगी माइनस। तो आपको याद भी रखना है। हम अगर कह दें कि -3, 2, तो -3 किस साइड गया, दूसरे साइड चला गया हमारा, और प्लस का किस चतुर्थांश में होगा, यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ये बात आपको स्पष्ट करनी होगी। अगर मैं कह दें -6 और -3 किस चतुर्थांश में, तो ये द्वितीय हो गया, ये हो गया आपका तृतीय। और हम कह रहे हैं 6 - 7 ये किस चतुर्थांश में, ये होगा चतुर्थ। आवश्यकता अनुसार हम जूम करके ले सकते हैं। अगर मान लो सपोज दैट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आवश्यकता अनुसार मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है 4,5 निरूपण करना है और 3,2। अब मेरे पास ग्राफ की साइज जो है वो यही है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ की साइज। तो माय डियर स्टूडेंट, आवश्यकता अनुसार हम ग्राफ को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ग्राफ को बनना चाहिए क्या है बीच में। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
5 6 7 दोनों अनंत तक जाने वाली रेखा है, इसको x डैश बाई, इसको x डैश बाई। मैंने क्या देखा, आपने क्या देखा, जे बिंदु जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करती है इसको कोष्ठक में 0,0 लिखते हैं, आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि हमें जरूरत क्या थी, दो मान को अंकित करने की। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू का है 5, तो दोनों जहाँ पर रेखा है आपकी होंगी ऐसी वाली। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी रेखा जा रही है, आप देख रहे होंगे आपके ग्राफ पर कुछ रेखा जा रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो जहाँ पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु को नोटिस कर देते। ये बिंदु हो गया आपको, जबकि मैं मतलब बिंदु से 3,2 3 की रेखा ऐसी जा रही होगी, दूसरी 2 की इस तरह आ रही होगी। तो जहाँ पे आगे ये हो गया आपका बी बिंदु, मान इसको आप मान लें, इनके बीच की आपको दूरी निकालना है, दूरी निकालना। आपके दोनों साइड जो 3 लगे रहते हैं वो अनंत के घोतक होते हैं, तो वो रेखा अनंत तक जा रही है। आपने क्या देखा कि जे चतुर्थांश बना है, आप चौका चतुर्थांश है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा कि मैंने ग्राफ को आपको बताया, और ग्राफ में वो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का था, उसको मैंने पूरे कैमरे में कर दिया, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। बस माय डियर स्टूडेंट, आवश्यकता अनुसार अगर मुझे जरूरत पड़ती है और मेरे पास जगह कम है तो ऐसे स्थिति में हम उस बिंदु को हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात आती है, आप जान रहे होंगे चतुर्थांश के बारे में, अब यहाँ बात आती है, मैं बात कर रहा हूँ अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, इस बिंदु के लिए मैं बात करूँ कि इसकी आगे की जो दूरी वो x y होगी, तो इसको x1 y, पहले बिंदु को x1 y कहते हैं, दूसरे बिंदु को x2 y, दूसरा 2, पहला और दूसरा 2, तो दूसरे बिंदु को x2 y2 और पहले बिंदु को x1 y2। अब मैं आपको बता दूं कि उनके बीच की दूरी डिस्टेंस को d से अगर प्रदर्शित करें तो सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अथवा आप इसको चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, आप x में लेके एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे x से इससे इसको घटाया तो फिर इस वाले को इससे ही घटाएंगे। ऐसा ना हो -3 से घटा रहा है 2 को, फिर हमने क्या किया -3 से घटा दिया 4 को, तो ऐसे में सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप -3 को x1 को x2 से घटा रहे हैं तो y1 को y2 से घटाएंगे, या x2 को मतलब 2 से -3 घटा रहे हैं या -3 से 4 घटा तो फिर -3 को 4 से घटाएंगे। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 से 3 घटाएंगे तो मान आएगा आपका -9 और 3 में से 2 घटाएंगे तो मान आएगा 5, ये दोनों मान अलग होगा, सवाल गलत है। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मान क्या होगा, आइए बताते हैं, माइनस प्लस। मैं आपको बता दूँ इसमें थोड़ी सी मैं वैल्यू बता दूँ, मैं आपको 5 करूँ, यहाँ भी 5 करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी वैल्यू अलग बने कि हम अंतराल ए से 5 से 3 क्या कितना बचा, और 5 से 3 क्या 2 बचा, 3 में से 5 क्या तो कितना बचा, तो माइंड भी स्टूडेंट 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना कह रहा है 4, 2 दूनी कितना कह रहा है यहाँ भी 4, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो, चाहे छोटी से बड़ा घटा लो चाहे बड़े से छोटे घटा दो, दोनों वैल्यू कैसी आएगी आपकी, वर्ग होने पर मान एक सा ही आएगा, क्योंकि किसी भी माइनस वाले मान का 2 बार गुणा करने पर वो प्लस ही होता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सवाल का उत्तर में क्या है। तो जी मैंने इस पर आधारित संरेखी क्या बताया था, मैंने संरेखी बताया था कि अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित है, संग माने साथ साथ, 2 बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बिंदु से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और अगर खुली आकृति तो कोण कहलाता है। 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अगर वो असमान है, एक ही रेखा में नहीं त्रिभुज, और अगर खुली आकृति होगी तो फिर वो कहलाएगा कोण, ये भी 3 1 2 3 1 2 ये कहलाएगा कोण, ये कहलाएगा त्रिभुज। लेकिन अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में तो क्या बनेगा, ये कहलाएगा संरेखा, क्योंकि एक से दूसरे का तो ये रेखा, लेकिन तीसरा वाला बिंदु भी उसी के साथ में है तो इसको कहते हैं संरेखीय। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका एक रूल होता है कि अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो ऐसे स्थिति में AB की दूरी प्लस BC की दूरी अगर AC के बराबर है तो वह संरेखी से दूर सकती है। मान लो 3 बिंदु है H1 H2 Y1 Y2 और तीसरा है आपका S3 Y3 X1 Y1, दूसरा S2 Y2, तीसरा क्या है S3 Y2। तो पहले दूसरे के बीच की दूरी आप निकाल लें, सूत्र होता है दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी निकाल लें, और पहले और तीसरे के बीच अगर इन तीनों दूरियों में से कोई 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर है
तो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, समरेखी। अगला टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि दो बिंदु हैं S1 Y1, दूसरा है S2 Y2, तो उनके मध्य बिंदु की स्थिति क्या होगी, जिसको बीच कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, बीच क्या कहलाता है, S1 प्लस S2 बटे 2। इसको हम लोग करेंगे X से, Y बराबर आ जाएगा Y1 प्लस Y2 बटे। अगर कोई बिंदु है, चतुर्थांश जरूर बनाइए, बिना चतुर्थांश के आप सवाल नहीं कीजिएगा। अगर चतुर्थांश के बिना सवाल करेंगे तो सवाल का आपको आनंद नहीं आएगा, टीचर से आप अच्छे मार्कों की अपेक्षा ना करें। तो आप चतुर्थांश जरूर बनाइएगा, चाहे आप फर्जी चतुर्थांश बना दें। फर्जी मीन से आप केवल लाइन ड्रॉ कर दें, उसका अंकन नहीं करें, आइडिया के साथ अंकन। अगर आपसे कहा जाता 4 तो अंदाजा लगा दिया 4 यहाँ कर दिया, तो थोड़ी जगह यहाँ पे 4 इतनी है, थोड़ी जगह 4 यहाँ पे हमने तो -2 को मान दी, तो -2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा अनुमान का अंक फर्क कोई फर्क नहीं करता, जैसे मैं बता दूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई बिंदु एक रेखा को 3:4, इसकी वैल्यू क्या है x1 y1, इसकी वैल्यू क्या है x2 y2। तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी है x, y, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर 3,4 या 3,4 क्या है, पहले को कहते हैं मान, दूसरे कहते हैं अनुपात में विभाजन। अभी तो कहा था समान समद्विभाजन, समद्विभाजन माने मध्यबिंदु, समद्विभाजन को ही मध्यबिंदु कहा जाता है। तो अगर विभाजन करते हैं तो उसके लिए रूल जो बनेगा या जो नियम बनेगा वो एक्चुअली क्या होगा। तो माय डियर आर्ट टॉपिक पहले से करना, फिर सवाल करेंगे। तो पहले हम इसको, तो ऐसे इसके लिए आ गया x बराबर m1 x2, इसका इससे बड़ा इन दोनों का प्लस m2 x1 बटे m1 m2 यहाँ पे जुड़ा जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं कह रहा था, अब आ गया था आपका x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 m2 y2 प्लस m2 y1, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है जब ऐसी स्थिति हो जाती है। अब आपका मैंने इस पर आधारित सवाल बताया था, एक चीज और आया, अगर मान लो अगर संरेखी सिद्ध करना हो तब क्या करेंगे आप, तब आप वही क्या करेंगे, उसके लिए विशेषता होगी। आइए हम आपको बात करें तो कैसे क्या किया जाएगा। अगर आप त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मान लो 3 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा A x1 y1, बिंदु B है S2 y2 और तीसरा बिंदु है C। तो ये क्या होगा आपका S3 और y3, ये बिंदु C। तो अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ऐसे कहेंगे सर A B। अब अगर त्रिभुज को संरेखी सिद्ध करना हो तो त्रिभुज का जो C बिंदु वो कहाँ आएगा, बीच में जी आएगा। अभी बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है सर हम C को बीच में क्यों माने, उससे कई बार पूछा सर C को बीच में क्यों माने, A B को एक साथ क्यों मानते, कैसे रखना चाहिए A बीच में B और बाद में C। माय डियर स्टूडेंट ऐसा क्यों आता है, क्योंकि आप पता है A से सीधी रेखा कहीं B तक, तो आपका x1 और जो y1 होगा वो कहलाएगा आपका, जो वैल्यू यहाँ से आपकी J वाली कहलाएगी और J कहलाएगी आपकी J वाली दूसरी, B जो वैल्यू है वो कहलाएगी, जो C वैल्यू होगी वो बीच में आ जाएगी, कैसे जा जाएगी x2 और y2, और तीसरी वाली वैल्यू है x3 और y3। मतलब जब भी संरेखी से बिगड़ना हो तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये रेखा आती है, यहाँ पर माना जाएगा x3 y3 और यहाँ पर मानेंगे x1 y1 और यहाँ पर मानेंगे x2 y2। अब अगर मान लो जो x3 y3 जो है वह x1 y1 की जो दूरी है x1 y1 x2 y1 की जो रेखा है, इसको 1 के अनुपात 1 आपको 1 मान लिया करो, एक न्यूनतम वैल्यू निकालती है, 2 अननोन नंबर आ जाएंगे तो बच्चे की वैल्यू नहीं निकालना एक की तरह। तो ऐसे स्थिति में x से निकाली गई k की वैल्यू जवाब लेंगे, क्या लेंगे m1 s2 m2 s1 m1 m2, इससे निकाली गई k की वैल्यू। और दूसरे तरीके से यहाँ पे k से निकाली गई दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू में k का मान अगर समान आता है, k की वैल्यू एक सी आती है, तो तीनों बिंदु संरेखी होगी। संग माने साथ रेखा में स्थित, 2 बिंदु से तो एक रेखा खींची जा सकती, तीसरा बिंदु भी उसी रेखा में स्थित है, नहीं तो वो संरेखी नहीं होगी। तीसरा टॉपिक जो है उसको मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने वापसी उसी टॉपिक पर पहुँचता हूँ। थैंक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि 30 क्वेश्चन दिखाइए कि a और t के सभी मानों के लिए, देखिए जब भी कोई भी चर होता है तो चर मतलब चर हम s की बात करते हैं, तो s की अगर कोई वैल्यू निकलती तो
तो उस सभी के निकल गया। तो इसी प्रकार से ओ टी के सभी मानों के लिए बिंदु ए टी स्क्वायर 280 ए टी स्क्वायर -280 और ए जीरो के लिए संरेखित। तो जैसे आपको दिया है जो चीज़ दिया है सिद्ध करना है, संरेखित संबंधित सूत्र हो गया, फिर उसका x1 होता है वो सूत्र पकड़ा जाएगा। हल से मैं सीधा कराना चाहता हूँ। हल के लिए आप चाहते हैं, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप चतुर्थांश को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, वैल्यू से आप ले सकते हैं। ए टी स्क्वायर वैल्यू दे दिया हमने, यहाँ पे आपको दूसरा लिख दिया, क्या सीधा लिख दिया, कोई टेंशन नहीं किया, सीधा आपने लिख दिया, कोई टेंशन ना करके। कोई डाउट आ रहा है, ए टी स्क्वायर 280 एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन टी स्क्वायर -2 ए अपॉन। वैल्यू को चेक करिए, करते जाइए, थोड़ा लंबा कर दीजिए और ए कॉमा जीरो, या फिर आप जीरो को लेकर भी मान सकते हैं, वो आपको कट जाएगा। आप इसके लिए सबसे पहले देखेंगे x1/2, सबसे बड़ी गलती ना हो जाए x2/2 और तीसरा होता है x3/2। पहले भी आप कॉपी करेंगे तो आपको बजा लीजिए, थोड़ा सा उसको हटा सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपको आवश्यकता था, चूँकि आपके पास काफ़ी में पर्याप्त जगह होती है आप कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मेरे पास लिमिटेड है तो मैं वहीं उतने ही बोर्ड में करना चाहूँगा। तो मैंने बताया कि 3 बिंदु हैं, ए टी स्क्वायर 280 और ए अपॉन टी स्क्वायर -2a/t और ए कॉमा जीरो। इस प्रकार से 3 बिंदु आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब टॉपिक आपको पता है संरेखी, यदि संरेखी है तो सूत्र क्या होगा संरेखी का, होता है x1/2 -y3। अगर आप बिल्कुल जाए तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था x/-y प्लस x/-y। अब आप कर दीजिए 1 2 3, 1 के बाद आएगा बाईटा 2, 2 के बाद 3 1 और फिर आएगा यहाँ पे 2 के बाद 3 आ जाएगा 3 1 2 आ जाएगा 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा 2 3 1 क्रम से और फिर 3 3 1। अब आप आराम से सवाल कर सकते हैं, इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर इसका मान 0 के बराबर होता है तो समझ माने अगर हम तीनों सवालों की वैल्यूज पर रख के देखेंगे और रख के अगर देखने पर इसका मान 0 के बराबर आता है तो प्रत्येक ए और टी मान के लिए आपका समीकरण कैसा होगा, समीकरण आइए पॉइंट्स यहाँ पे x1 है। अब हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे, ए टी स्क्वायर पोस्टर लेंगे, y2 क्या है -2a/t वैल्यू समझ जाएंगे। यहाँ माइनस के लिए अगर माइनस प्लस बनाना आसान होता है, प्लस माइनस बनाना। यहाँ पे y2 क्या है 0 है, ठीक है। x2 वैल्यू है a/t स्क्वायर, y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 0 है, माइनस y2 की वैल्यू आगे होगी 280 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू होगी a/1 280 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a/, चेक कर लीजिएगा एक बार, ए टी स्क्वायर 280 और 0, ठीक है। ए टी स्क्वायर 0 और 280, 0 और 280 में ए 280 और माइनस प्लस 280 स्क्वायर। आगे हल करेंगे, हल करते जाइए, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। ए का प्राइम में करेंगे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन टी, उसी प्रकार से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चूंकि माइनस नहीं है आपका प्लस माइनस बराबर माइनस आएगा, चिन्ह बाद में लगा लिया करें, तो गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, ए से ए को गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा और फिर बचेगा टी अपॉन टी स्क्वायर। नेक्स्ट आप चलेंगे, आराम से आप चलते जाइए, तो धीमे धीमे स्लोली फिर चेक कर लिया, अगर गलती हो जाए तो इस लाइन को काट के दूसरी बार एक लाइन ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 2a स्क्वायर टी प्लस दोनों प्लस क्या है 2a स्क्वायर अपॉन, चेक कर लीजिए, ए टी स्क्वायर को बनाऊंगा -2a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी 0 0, इसका गुणा 0 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर टी अपॉन टी और 2 यहाँ पे बना करेंगे तो 2a स्क्वायर और टी हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर टी। अब इसके बाद मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें आप रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस टी से टी कट जाएगा तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर यहाँ टी आ गया, दोनों 0 हटा दिए, यहाँ टी से टी कट जाएगा -2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2a² t। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका t आ जाता था 2a² t। आप यहाँ बारी से देख लीजिए, देखने पर यहाँ पे कनेक्शन आ रहा 2a² t अपॉन यहाँ पर t² आ रहा है, यहाँ पे t² लेफ्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट पहला सही है। दूसरे में यहाँ पे क्या जाएगा 2a² ऊपर t से नीचे t कटेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कैसे बचेगा, एक t से यहाँ से आप काट देंगे, एक लाइन और डेवलप कीजिए, इस t से इस t को काट देंगे ऐसे, जैसे जस्ट लाइक जैसे काट के जहाँ t बचेगा, यहाँ t से काटने के बाद यहाँ t बचेगा, ऐसा लेते हैं। तो वहाँ पे आ जाएगा प्लस 2a² प्लस 2a², इसका मान बराबर होना चाहिए, तो माइनस प्लस कर दिया, तो माइनस प्लस कर दिया, मान 0 बराबर हो गया। 0 को मान आ गया क्योंकि दोनों वैल्यू एक से आ चुकी थी, तो कट गया ऐसे स्थिति में। अतः तीनों बिंदु या निशान कह सकते हैं समदेखी। मैंने बताया कि अगर कभी कभार कोई स्थिति आ जाती है, अगर करेक्शन किया जा सकता है तो आसान है, और करेक्शन नहीं किया जाता किसी भी चीज़ में आप हो जाता, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप उसको बदल देना, चेंज कर देना। माय डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और मैं आपको चाहता हूँ रिवाइज जरूरी था, इसमें मैंने बना दिया, मैं इसको समाप्त हो जाने के बाद फिर दोबारा मैं वीडियो बना दूँगा, तो ताकि आप लोगों को बोर्ड के क्वेश्चन का ज्ञान हो सके। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर न करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।